आईएएस एस्पिरेंट्स और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भाग लेने वाले और सभी इंटरेस्टेड महानुभाव को नमस्कार। आज मैं एक बहुत बर्निंग टॉपिक ले रहा हूँ, वन नेशन वन इलेक्शन या साइमल्टेनियस पोल्स, साइमल्टेनियस इलेक्शंस। अभी हाल ही में ये बहुत चर्चा में आया है, तो इसको 10-12 मिनट के वीडियो में इस तरह से टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे कि ये इशू सामने कैसे आया, लेटेस्ट इसके बारे में क्या चल रहा है, सरकार ने कोई एक्शन लिया है, क्या साइमल्टेनियस इलेक्शन पास्ट में एग्जिस्ट करते थे, अगर हाँ तो कैसे डिसअपीयर हो गए, फिर कोई कमेटी बनी है तो उसका रिकमेंडेशंस, उसमें क्या क्या प्रोसीजर रिक्वायर्ड है अमेंडमेंट के लिए, और क्या वन नेशन वन इलेक्शन या साइमल्टेनियस इलेक्शंस के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे कि आपने देखा होगा अक्सर कि जनता डीडीए के चक्कर काटती है, तहसीलों के और म्यूनिसिपलिटीज़ के हर दफ्तर के राशन कार्ड बनवाना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये काम वो काम, रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी का, पता लगा कुछ काम हो ही नहीं रहा है क्योंकि इलेक्शन चल रहा है। तो एक तो स्टेट में इलेक्शन चलता है 2-3 महीने, वो काम बंद बिल्कुल। और जब एक स्टेट में इलेक्शन चल रहा होता है तो दूसरे स्टेट भी बहुत सफ़र करते हैं। कारण यह है कि जो सेंट्रल स्कीम्स हैं वो सब ठप हो जाती हैं। अगर एक कड़ी में से कोई भी एक अफसर या क्लर्क गायब है या ड्यूटी पर, इलेक्शन ड्यूटी पर है, तो ना तो राशन कार्ड बनेगा, ना क्योंकि प्रोसेस करने वाला कोई नहीं, तो इसे कहते हैं पॉलिसी पैरालिसिस, सब कुछ ठप हो जाता है, नई स्कीम नहीं बन पाती हैं। और कई बार जैसे मैं जब NIOS में था तो हम कोई स्कीम ही शुरू नहीं कर पाते थे, क्योंकि अगर मान लीजिए आंध्रा में इलेक्शन है तो दिल्ली में भी हम वो अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आंध्रा में भी एप्लीकेबल होगा सेंट्रल पॉलिसी। तो ये बहुत बड़ा एक बाधा बनती है। और इसके अलावा खर्चे इस कदर होते हैं कि पूरे टाइम कहते हैं लोग कि जो रूलिंग पार्टी है वो तो पूरे टाइम पूरे साल इलेक्शन मोड में रहती है। तो सारी पार्टियां हालांकि दुखी हैं लेकिन चाहती नहीं है कि ये दोबारा से शुरू हो। तो अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि 2 सितंबर 2023 को एक हाई पावर कमेटी भारत सरकार ने नियुक्त की, रामनाथ कोविंद साहब फॉर्मर प्रेसिडेंट के अध्यक्षता में, जिसमें 8 सदस्य थे, कुछ अपोजिशन के भी, कुछ रूलिंग पार्टी के, कुछ एक्सपर्ट, हरीश साल्वे जैसे, NK सिंह, रेवेन्यू के एक्सपर्ट, सुभाष कश्यप जी। तो इस तरह से ये लोग एक्सपर्ट्स थे और इसमें इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन 18 सितंबर को जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल 129वां कॉन्स्टिट्यूशन संशोधन बिल 18 सितंबर को पास किया और इसमें 269 फेवर में वोट पड़े और 198 अपोजिशन में वोट पड़े। तो इसमें ये देखते हुए कि इसमें बहुत लोगों को, अपोजिशन को बड़ा ऑब्जेक्शन है, तो एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जो मिस्टर PP चौधरी, जो बीजेपी के वो चेयरमैन है, और करीब 39 मेंबर्स टोटल हैं दोनों पार्टीज़ के, लोकसभा राज्यसभा अपोजिशन मिला के। तो अब इनकी रिपोर्ट जो आई उसमें करीब 47 पार्टियों में से 32 पार्टियों ने, पॉलिटिकल पार्टी ने सपोर्ट किया, 15 ने अपोज किया। तो इस पर उनके मेन रिकमेंडेशन जो रहे वो ये रहे कि साइमल्टेनियस इलेक्शन लोकसभा में और स्टेट असेंबली में पहले स्टेप में साथ साथ किए जा सकते हैं, और मतलब एक स्टेट में या एक जगह एक ही दिन एक व्यक्ति वोटर एक ही दिन स्टेट को भी वोट करेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, पार्लियामेंट के लिए वोट करेगा। फिर 100 दिन के अंतराल पर उसमें पंचायत या म्यूनिसिपल के इलेक्शन भी कराए जा सकते हैं सेकंड स्टेप में। और उसमें बहुत बड़ी जो चीज़ होगी, जो हमारे
ये प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते हैं कि वन इलेक्शन वन वोटर कार्ड। तो अब कितनी चीज़ें हो गई। एक कांग्रेस सरकार ने शुरू किया वन नेशन और वन आधार कार्ड। इन्होंने बनाया वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन, JNK का 370 हटा के। फिर वन नेशन वन टैक्स, GST आया। और इसके अलावा वन नेशन वन सॉइल कार्ड, वन राशन कार्ड, कितनी चीज़ें वन नेशन के नाम से ही ले रहे हैं। तो अब इसमें इन्होंने जो सजेस्ट किया है कि वो टोटल 18 अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में किए हैं, जिसमें 5 कॉन्स्टिट्यूशन में और 13 जो है सेपरेट और जो लॉ में जैसे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 51 में और लोकसभा राज्यसभा के प्रोसीजर में और इनमें सब में इनके और एग्जीक्यूटिव एजेंसी अपॉइंट की जानी है। तो जैसे अमेंडमेंट में कुछ नाम लूँगा, वैसे तो स्लाइड में आप देख लें। यहाँ में स्लाइड में चूँकि बहुत लिखा है तो मैं बहुत डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि बोलने में 10-15 मिनट का ही ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो आप IAS के लोग हैं वो ज़रूर स्लाइड देखें, और जो जनरल पब्लिक है वो सुन के उनको काफ़ी जानकारी हो सकती है। तो 368 आर्टिकल में संशोधन, और अगर वो स्टेट की लिस्ट पर में से संबंधित है तो 50% स्टेट का रेटिफिकेशन, जैसे पंचायतों का है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन स्टेट के पावर है। तो इसके अलावा ड्यूरेशन ऑफ इलेक्टोरल होता है 5 साल का, उसमें आर्टिकल 83 है, 172 आर्टिकल है वो लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा के प्रोसीजर का है। इसके अलावा लोकसभा का अगर हम अपॉइंटेड डेट फिक्स कर दें, जैसे 2029 में आइडिया है, तो 2029 में जितनी, जैसे कर्नाटक का है, कर्नाटक का 2028 में ख़त्म हो जाएगा, तो उनका 1 साल एक्सटेंड करना पड़ेगा 2029 के रीअलाइन करने के लिए। लेकिन दिल्ली में जब 2025 में हो रहा है, बिहार में होगा, उसको जो है रीअलाइन करने के लिए 1 साल कट शॉर्ट करना पड़ेगा, यानी डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो उसमें 356 आर्टिकल लगाया जाएगा। तो इस तरह से कई आर्टिकल्स हैं जो चेंज होंगे, और तभी ये अलाइन हो पाएगा अपॉइंटेड डेट के साथ। तो जैसे आर्टिकल 324A है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में साइमल्टेनियस इलेक्शन अलाउ करने के लिए ये पंचायत इलेक्शन का वोटर कार्ड, वन वोटर कार्ड में करना पड़ेगा। 325 में इलेक्शन कमीशन को पावर देंगे कि कॉमन इलेक्टोरल रोल बनाए, स्टेट इलेक्शन की पावर इसके पास आ जाएंगी। और इसमें लेकिन 50% स्टेट के रेटिफिकेशन की जरूरत है। अब ये आर्टिकल 356 मैंने बता दिया, डिजिटल इलेक्टोरल मैनेजमेंट सिस्टम एक एजेंसी बनानी पड़ेगी, और ये दूसरे देशों में भी लिया गया है। जैसे इंडोनेशिया में अभी हाल ही में साइमल्टेनियस इलेक्शन हुए, स्वीडन में इसका प्रोविज़न है 4 साल का, USA में हम देखते ही हैं होते रहते हैं। इसके अलावा अब इसका पास्ट में क्या है कि पहले क्या भी था, तो उससे पहले हम ये देखेंगे कि इसके बारे में कब कब जिक्र आया। तो इलेक्शन कमीशन ने 1983 में एक रिपोर्ट दी, उसमें इसका जिक्र किया। फिर 1999 में 170वीं जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट में, उसमें एक जिक्र आया कि इसको शुरू कर सकते हैं कि नहीं। 2015 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने, नीति आयोग ने PM के कहने पर 2017 में इसका रीइंट्रोडक्शन की बात की। लॉ कमीशन ने 2018 में बताया कि इसमें ये चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इस तरह से ही सब चला। अब हिस्ट्री में अगर आते हैं तो 1952 पहले इलेक्शन जो हुआ, उसके बाद 4 इलेक्शन तो साइमल्टेनियस ही होता था, लोकसभा और स्टेट असेंबली के, 1952, 57, 62, 67। लेकिन सब क्रम जो टूटा वो टूटा जाके 1968 में और 1969 में, जब हरियाणा और केरल की असेंबली को डिसॉल्व किया गया। और 1970 में PM ने तो इमरजेंसी लगाई, इमरजेंसी कर बाद में लगी, पहले लोकसभा डिसॉल्व हुई। तो लोकसभा डिसॉल्व हुई तो साइकिल सारा बिगड़ गया। तो अब इसमें हम बेनिफिट की बात करें, क्या क्या बेनिफिट है। तो एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि जो पॉलिसी पैरालिसिस पर कंट्रोल हो जाएगा, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट स्कीम कर सकते हैं। ये
खर्चे कम हो सकते हैं कि एक ही बार में पोल हो रहा है। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है जिससे सब काम रुक जाते हैं, वो वंस इन 5 ईयर लगेगा। इसमें और बड़े फ़ायदे हैं। एक तो धन बहुत बचेगा। सुनते हैं कि ये जो कैलकुलेशन किए हैं कि जीडीपी 1.5% बढ़ जाएगा सक्सेसिव ईयर में, यानी अगर 2024 को अगर लें तो करीब 4.5 लाख करोड़ का जो है जीडीपी बढ़ जाएगा। तो अब 2029 में तो और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो महंगाई रुकेगी, 1.1% से कम होगी, ये अंदाज़ा है। इन्वेस्टमेंट 0.5% जो है वो बढ़ेगा। पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो 18% पर फर्क पड़ेगा। तो और की बेनिफिट्स हैं कि जैसे 60,000 करोड़ का 2024 का सबसे महंगा इलेक्शन था, ये 45% रूलिंग पार्टी का ही खर्चा हुआ था, उस पर कमी आएगी, रोक लगेगी। वोटर फटीग कम होगा, क्योंकि अब जब एक ही बार में जाना है, एक ही दिन में 5 साल के लिए इलेक्ट करना है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चुनेंगे। फिर पॉलिसी पैरालिसिस कम होगा। 7 महीने जो है वो पॉलिसी पैरालिसिस रहा। नेशन में इलेक्शन थे 2024 में, फिर झारखंड, जम्मू कश्मीर में थे, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, करीब 7 महीने जो है वो समझ लिए बाधा रही डेवलपमेंट में। तो अब इसमें और देखेंगे कि फेडरल स्ट्रक्चर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसमें यहाँ थोड़ा सा यह है कि 77% लोग जो हैं वो एक ही पार्टी को वोट देना चाहते हैं। तो इसमें फ़ायदा भी नुकसान, जैसे डीएमके को वो लोकसभा में ही वोट देंगे, और इसमें जो रिक्वायर्ड अमेंडमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, जैसे मैं इसमें स्लाइड में आप देखेंगे। तो अब इसके जो है डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लें। एक तो आर्टिकल 356 का जो प्रेसिडेंट रूल वाला है, मिसयूज़ हो सकता है। सरकारी या कमीशन ने साफ साफ कहा था कि बहुत सेंट्रलाइज ना करें पावर, यहाँ फेडरल में फ़र्क पड़ेगा। ओवरलैपिंग ऑफ लोकल एंड नेशनल इशूज होंगे। जैसे बालाकोट में 2019 में सारे लोगों ने नेशनल इशू बना लिया, लोकल इशू, महंगाई, ये बेरोजगारी, अग्निवीर, ये सब गायब हो गए। अच्छा, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर आएगा तो इसमें कर्टेल करना पड़ेगा, यानी अगर 3 साल बाद अगर असेंबली भंग हो गई तो सिर्फ जो बाकी इलेक्शन है वो 2 साल के लिए होगा। 5 साल की को उसको रियलाइन करना है 5 साल में लोकसभा के साथ। तो इस तरह से अब इसमें और क्या है कि करीब करीब समझिए 1 मिलियन पोलिंग स्टेशंस हैं, 900 मिलियन वोटर्स हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कितनी वोटिंग मशीन की ज़रूरत होगी, कितने वीवीपैट की ज़रूरत होगी, कितना खर्चा एक साथ करना पड़ेगा, उसको स्टोरेज का भी होगा, फिर डिप्लॉयमेंट, सिक्योरिटी एक ही बार में सब जगह लगानी पड़ेगी। तो इलेक्शन कमीशन को बहुत सारी पावर्स हो जाएंगी सब कुछ डिसाइड करने की। रीजनल पार्टी को बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उसमें ये गायब भी हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत से इश्यूज़ हैं, लेकिन जनता से अगर पूछिए तो जनता बहुत दुखी हो चुकी है, क्योंकि रेवड़ी कल्चर बन जाती है अगर 1 साल के लिए कोई आती है पार्टी। हर बार इलेक्शन होते हैं, पूरे साल इलेक्शन होते हैं, तो बस ये कि भाई कैश दे देंगे, वो दे देंगे। लॉन्ग टर्म जो है पार्टियां नहीं सोचती। तो जो बड़ी पार्टियां हैं उन्हें ज़रूर सामने आना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत बड़ा देश को फ़ायदा होने वाला है। जो मैंने बताए नुकसान मेरे हिसाब से कम लगते हैं। बाकी आप बेस्ट जज हैं, आप खुद सोचिए कि आपके हिसाब से क्या ठीक है। नमस्कार।